स्वागत है आपका शाइनिंग स्टार्स विद सावित्री में। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने कार्यक्रमों में उन्हीं किरदारों को आमंत्रित करते हैं जो अपने बलबूते पर, अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी मेहनत से बुलंदियों को हासिल करते हैं और एक इतिहास का निर्माण करते हैं। मैं जिसके बारे में बताने जा रही हूँ वो आज की हमारी मेहमान है, बहुआयामी व्यक्तित्व की धनी, जबरदस्त कलमकार, लेखिका, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवयित्री एवं शायरा, टीवी की बहुत अच्छी अदाकारा तो है ही, लेकिन अपनी बात को मंचों पर बेबाक अंदाज में कहने वाली, दिलों में उतर जाने वाली मशहूर शख्सियत है आज की हमारी शाइनिंग स्टार लता हया। आपको बता दूं कि जयपुर के मारवाड़ी ब्राह्मण परिवार में जन्मी, पली बढ़ी लता को शिक्षा के संस्कार विरासत में मिले। कॉलेज जीवन में इन्होंने एक मुस्लिम महिला का किरदार निभाया था, जिसके लिए इन्होंने उर्दू सीखी और फिर उस भाषा के अध्ययन में इतना रम गई, रच गई, बस गई कि बड़े बड़े मुशायरों में बड़े बड़े शागिर्दों के साथ अपने कलाम पढ़ने लगी। इसकी कई पुस्तकें भी प्रकाशित हुई और हिंदी तो इसके खून में ही था। इस तरह लता मुशायरों की मलिका और कवि सम्मेलनों की लता मंगेशकर बन गई। लता ने अन्य क्षेत्रों में भी खूब नाम कमाया, बुलंदियां हासिल की, जैसे कई टीवी सीरियल्स जिनमें इसने अपनी अदाकारी के जलवे बिखेरे। वो आपको मैं बताऊंगी जब उससे बात होगी, लेकिन कवयित्री के रूप में इसकी कई पुस्तकें प्रकाशित हुई। मैंने बताया समाज सेवा का जज्बा भी उसके अंदर कूट कूट कर भरा है। हया चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से ये जरूरतमंदों की सेवा करती हैं और साथ ही इनकी अपनी एक क्लास चलती है जिसे कहते हैं भाषा एकेडमी, जिनमें बच्चों को टीवी सीरियल्स के लिए या मंचों के लिए तैयार किया जाता है। इन्होंने अपनी एक शॉर्ट फिल्म बनाई जो कई राज्यों में दिखाई जा रही है। मित्रों, मुद्दे तो बहुत है, आइए इन सब पर हम चर्चा करेंगे, वो उन्हें सुनेंगे ही, पर पहले हम देख लेते हैं इन्हें प्राप्त सम्मानों और अवार्डों की छोटी सी एक झलक। लता नमस्कार। नमस्ते। बहुत समय बाद आज तुमसे मुलाकात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। इस लॉकडाउन पीरियड में अगर हम एक दूसरे से ऐसे वर्चुअल भी मिल जाए तो बहुत खुशी होती है। लता, तुम्हारे आपको बहुत देर से याद आई ना मेरी? हैं? आपको बहुत देर से याद आई। सही बात है, लेकिन तुम्हारे सैकड़ों हजारों अवार्ड्स, इतने सारे सम्मान, इतने सारे तुम्हारे ये जो पेपर वगैरह मैंने देखा तो मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि एक महिला ने इतना कैसे अचीवमेंट कर लिया। लेकिन बहुत अच्छी बात है, और अब मैं वो तो बोल ही नहीं सकती, बस मैं पिक्चर दिखा सकती हूँ, इतने सारे अवार्ड हैं। चुनिंदा। थैंक यू दीदी, शुक्रिया शुक्रिया। तुमसे बातों का सिलसिला प्रारंभ करूं, तुम्हारे लिए 4 पंक्तियां जरूर बोलना चाहूंगी, क्योंकि तुम एक कवि, एक शायरा हो। तब मैं बोलना चाहती हूँ कि गीतों और गजलों को लेकर नई रवानी आती है, गीतों और गजलों को लेकर नई रवानी आती है। यूं लगता है जो गर्मी में शाम सुहानी आती है,
ये और इसकी रचना तुमको याद रहेगी सदा सदा, किरणों की प्याली लेकर जब लता हया आती है, जब लता हया आती थैंक है। यू दीदी, थैंक लता, यू, बहुत शुक्रिया, अच्छा लग रहा है धन्यवाद तुम्हें देखकर, और अब तुमसे जी। बात करके और भी अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है, हमारे दर्शक है, वो तुम्हें सुनना चाहते हैं। पर मैं उसके पहले पूछती हूँ मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है दीदी, और इसलिए अच्छा लग रहा है कि आप मुझे ना बहुत पहले से जानती हैं, तब से जानती हैं जब मैं इस शहर में आई थी। और मेरा ऐसा मानना है कि आप उन लोगों में से हैं जो मेरे बारे में बहुत ज्यादा जानते हैं, बहुत इसलिए आपसे बात करके ज्यादा अच्छा लगेगा। सच्ची। हम्म। और हमने कितने सारे मंच साझा किए हैं, बहुत सारे मंचों पर हम जी साथ साथ पढ़े हैं, और साथ साथ अपने दुख सुख बांटे भी हैं। तो ये भी हमें बहुत करीब लाती है। लेकिन लता, जब मैंने बिल्कुल। सोचा तो मुझे एक बात का आश्चर्य हुआ, तुम जयपुर आने से एक मारवाड़ी ब्राह्मण परिवार की लड़की हो जो विशुद्ध हिंदी बोलता है, या मारवाड़ी बोलते हैं। लेकिन मुझे ये आश्चर्य लगा कि तुम यानी मुशायरों की इतनी बड़ी शायरा हो, अपने कलाम बड़े बड़े शागिर्दों के साथ तुमने पेश किए हैं। तो ये लता नागर से लता हया तक का सफर तुमने कैसे पार किया, और कैसे तुम इस फील्ड में चली गई? दीदी, सबसे पहले तो मैं आपके लिए बोलना चाहूंगी, बात का सिलसिला शुरू करूं, कि जब मैं मुंबई आई थी और मैंने आपको संचालन करते हुए देखा था, तो मेरे लिए बड़ा ये नया था कि एक औरत संचालित कर रही है, ठीक है। और मैं खुद भी बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हुई थी, और जिस तरह से आप मंच को नचाती हैं अपने इशारों पे, अपनी बातों से, वो एक काबिले तारीफ है। तो थैंक यू। और मेरे ख्याल से आप जानते हैं कि जो सफर होता है, वो उसको चंद अल्फाज में उसको बयान करना बड़ा मुश्किल होता है। तो अगर मैं वैसे ही कहूँ तो ये सफर बहुत लंबा रहा है। और अगर केवल आप इसका एक लिटरल मीनिंग निकालें कि हया कैसे बने, तो छोटा सा तो जवाब ये कि भाई आपको एक उपनाम चाहिए होता है, आपने उपनाम दे दिया तो हया बन गई, लता हया। मैं क्या औरत हूँ, मेरी शर्म है मेरा जेवर, बस तखल्लुस इसी बाइस तो हया रखा है। लेकिन एक्चुअली में ये जो हया है, ये मुझे उर्दू ने बनाया है। और अगर आपको किसी चीज से मोहब्बत हो जाती है तो आप उसको हासिल करने की कोशिश करते हैं, जाते जी हैं आप जी उसके पीछे, उसको जी। तलाशते हैं। तो मुझे भाषाओं से प्यार था, अपनी हिंदी उर्दू से, लेकिन उर्दू से मुझे बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। और जब मोहब्बत थी तो फिर मैंने उसका पीछा करना शुरू किया। ठीक है, शायरी तो खैर वो उसकी मेहरबानी की होती है। और क्योंकि बहुत से इंसिडेंट्स जिंदगी में मतलब इस दौरान गुजरे, लेकिन सीधा साधा जवाब ये है कि फिर जैसे भी करके, जो भी, चाहे कितने भी संघर्ष करके, जब मुशायरों में आने का मौका मिला, तो फिर एक जरूरी होता है उपनाम। तो मैंने फिर हया जो है उस तखल्लुस को अपनाया। मेरा बैकग्राउंड बिल्कुल भी नहीं है, मैं इसको सिर्फ और सिर्फ उसका करम मानती हूँ कि उसने शायद मुझे इस काबिल बनाया कि मुझे लता से हया बना दिया, और अदब ने तो वाकई बना दिया। जी। हाँ, तो तुम्हारे परिवार में कोई भी उर्दू जानने वाला, बोलने वाला, पढ़ने वाला नहीं था, और ये तुमने अपने आप नहीं, फिक्स कोई भी कर? नहीं था। हाँ दीदी, नहीं, क्योंकि वैसे मेरे जो फादर है, पापा, वो अच्छा लिखते थे। मेरी अच्छा। मम्मी भी मतलब काफी पढ़ी लिखी थी, और आर्टिस्ट लोग हमारे खानदान में सब रहे हैं। और मेरे पापा को मतलब दूसरी जबानें आती थी, लेकिन उर्दू किसी को ऐसे लिखना पढ़ना नहीं आता था। उर्दू का शौक जरूर था, वो मतलब सुनते रहते थे, कव्वाली और गजलें सब हमारे घर में शौकीन रहे सब पढ़ने के। तो लेकिन मेरे मामा के जो लड़के नीरज गोस्वामी जी, उनको बहुत ज्यादा शायरी का शौक था, और वो किताबें लाके पढ़ते थे, और उनकी किताबें में चुपचाप चुपचाप लेके मैं पढ़ा करती थी। और लेकिन उनको भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये उर्दू की तरफ या मुशायरों की तरफ ऐसे मुड़ जाएगी। तो वो शौक जरूर था, लेकिन दीदी मेरे घर में कोई भी मुशायरे कवि सम्मेलनों में नहीं आया, बल्कि सब ये हैरानी जाहिर करते थे कि ये कहाँ से मुसलमान पैदा हुए और कहाँ चली गई है, मुशायरों में कैसे चली गई। उनके लिए बड़ी हैरत अंगेज बात थी सबके लिए। जी। और तुम कहाँ तो से कहाँ पहुंच गई? किसी का कुछ गाइडेंस नहीं रहा है। मैंने नहीं इंस्पिरेशन रहा। जरूर उनसे ली, उनकी ओहो। किताबें पढ़ के। किसी ने रास्ता नहीं बनाया, किसी ने वो नहीं दिया, मतलब कुछ जिसको बोलते हैं सहयोग नहीं दिया, अगर मैं बात बोलूं। तो ये जो हया का सफर है, ये मेरा खुद का सफर है दीदी, और उसका सफर है। वन मैन आर्मी, वन मैन आर्मी, हर जगह बुलंदियों जी। तक पहुंच गई।
अच्छा, ये जी तो मैंने मंचों की बात की, यानी तुम मुशायरों में, कवि सम्मेलनों में शिरकत करती हो, और मुझे पता है तुम्हारी कहाँ कहाँ तक बुलंदियां पहुंची है। लेकिन एक बात और, इतने व्यस्त होने के बावजूद तुमने बहुत सारे सीरियल्स में भी काम किया, बहुत सारे हम्म। सीरियल और अहम किरदार निभाए तुमने। तो अच्छा, ये बताओ कि तुमने किस किस सीरियल में काम किया, हालांकि सब याद नहीं भी होंगे तुम्हें, लेकिन बहुत से सीरियल में काम किया, और वहां का अनुभव, मंच का अनुभव अलग होता है और सीरियल का अनुभव हम्म। अलग होता है। तो क्या अंतर आप तुमने पाया उसमें? दीदी मैंने बहुत किया, और मैं मुशायरे और कवि सम्मेलनों में आने से पहले मैं थिएटर काफी करती रही हूँ। जयपुर में मैंने थिएटर किए, वहाँ के दूरदर्शन के मैंने नाटक किए हैं। मैं वहाँ पे जयपुर और AIR पे न्यूज रीडिंग करती थी, तो मैंने बहुत मंच किया है। और ये अलग बात है कि मतलब आपको जैसे दो आंखों, आपकी दोनों आंखों से प्यार होता है ना, दोनों संतानों से प्यार होता है, तो शौक मुझे दोनों थोड़ा थे। जोर से मुशायरों बोलोगी में मैं लता? बाद में आई, मंचों पे पहले थी। हाँ, हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि दोनों दोनों ही शौक थे। आपको जैसे अपने दोनों बच्चे प्यारे होते हैं, दोनों आंखें प्यारी होती हैं। और मैं हाँ, बहुत पहले से जयपुर में थिएटर करती रही हूँ, मैंने बहुत मंच किया, सालों तक मंच किया है। और हाँ, उसका मुझे फायदा मुशायरों और कवि सम्मेलनों में मिला है, जब मैंने ऑडियंस को फेस किया है। काफी मैंने वहां पे दूरदर्शन के प्ले भी किए। तो और जब मैं मुंबई आई तो मतलब काफी सीरियल्स किए, क्योंकि मुंबई में सरवाइव करने के लिए आपको दोनों तरफ जो है हाथ पैर मारना जरूरी होता है। तो मैंने अलिफ लैला कृष्णा, वो तो इन दिनों ऑन एयर भी है अभी, कृष्णा में कुंती, अलिफ लैला में हमीरा काफी पॉपुलर हुए थे उस वक्त। अमानत में मैंने बड़ी बुआ का रोल किया था। हाँ, कशमकश है, कसक है, और जरा सी जिंदगी है, कस्तूरी है। तो मैंने इतने सारे किए, सारे एपिसोडिक कई किए, बहुत सारे वो किए। लेकिन ये हुआ कि क्लैशेस इतने होते थे, क्योंकि कवि सम्मेलन और मुशायरे, आपको तो पता है पूरे हिंदुस्तान में 365 डेज होते हैं, सिर्फ रमजान को छोड़ के या बारिश को छोड़ के इतने शोज होते हैं। और फिर आपको अब्रॉड जब आप जाते हो तो आपको सवा सवा डेढ़ डेढ़ महीने बाहर रहना पड़ता है। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी, और उसको मैनेज करना मुश्किल होता है बहुत ज्यादा। और मैं शायरी और मंच वो नहीं छोड़ सकती थी, जिसको होता है ना, आपको एक किसी को तो प्राथमिकता देनी होती है। तो फिर मैंने अभी 5-6 साल से वो काम कम कर दिया, और इसमें ज्यादा रही, क्योंकि बाहर रहना होता है ज्यादातर। मुंबई में भी नहीं, 15 दिन तो हम बाहर रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो शौक खत्म हो गया। जब तक मैं कर पाई तब तक मैंने किया, और जब मुझे मुश्किल लगने लगी तो फिर मैंने ये कर लिया। और फर्क बहुत है दीदी। अगर आप जबान को लेकर करें तो मेरे ख्याल से दोनों एक दूसरे में मददगार साबित हुए हैं। क्योंकि मैंने थिएटर किया है तो मुझे मंच में दर्शकों का सामना करने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं, मुश्किल नहीं हुई। और क्योंकि मैंने थिएटर बहुत ज्यादा किया तो मेरी जबान, उस थिएटर की वजह से जो तलफ्फुज, जो उच्चारण है, उसमें मुझे बहुत मदद मिली। और थिएटर की वजह से आप जब एक स्टेज पे होते हैं, और मुझे इसको मतलब इसका जिसको बोलते हैं इकरार करने में और इसको स्वीकार करने में कोई भी शर्मिंदगी नहीं है, कि आपको परफॉर्मर भी होना पड़ता है जब आप स्टेज पे जाते हैं, तो ठीक है। हाँ, तो हाँ, मुझे वो सारी चीजों ने यहाँ पर बहुत ज्यादा मदद की उसकी। और बहुत। मेरी शायरी के शौक ने भी वहां पे मदद की, ऐसी बात नहीं। क्योंकि जो मैं उर्दू के पीछे जो हाथ धो के पड़ी हुई थी, तो जब मैं मुंबई में आई तो मैंने जितने भी ऑडिशन दिए, तकरीबन मैंने 8 या 10 ऑडिशन दिए थे, उसमें से मैंने समझ लीजिए कि 8 ऑडिशन में तो मैं पास ही थी। और मैंने वो सब मतलब काम किया। तो मुझे ये शायरी का शौक और ये जो सब था, जो तलफ्फुज यहाँ पे, इसने भी बहुत मददगार साबित हुई जबान। मुझे दोनों क्षेत्रों में एक दूसरे का बहुत सहयोग मिला। जमीन आसमान का फर्क इसलिए है कि लाइव नहीं होता, आपकी शूटिंग होती है, और आप मतलब कितने भी रिटेक कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आपको ऑडियंस को लाइव फेस करना पड़ता है मुशायरे कवि सम्मेलनों में, वहां आपको वूट होने का डर नहीं होता, पब्लिक को साथ लेके चलने का डर नहीं होता, पीछे लोगों किसी बैठ का डर नहीं होता है शूटिंग में। और बहुत सारे मौके मिलते हैं आपको सुधारने के। लेकिन मंच पर क्या होता है, आपको पब्लिक के मिजाज को समझना होता है, पीछे बैठे वाले लोगों को संभालना होता है, आपको माहौल देखना होता है, मौका देखना होता है, उस हिसाब से आपको उतना अलर्ट रहना पड़ता है कि सुनाना पड़ता है। और दूसरा, ये माहौल में अदब के लिहाज से भी बहुत फर्क था।
मतलब मंच पे थोड़ा एक पता लगता है आप शूटिंग से आ रहे हो जब ऐसे, और दूसरी तरफ आप कभी सम्मेलनों में जाते हैं तो पहनावे से लेके बोलचाल से लेके बहुत ज्यादा जमीन आसमान का फर्क था। लेकिन मैंने महसूस इसलिए नहीं किया कि जब मैं शूटिंग करने जाती थी तो मैं सिर्फ अदाकारा होती थी, वहां शायरा साथ में नहीं चलती थी, और जब मैं शायरा बन के आती थी तो अदाकारा साथ में नहीं चलती थी। लेकिन ये जरूर है कि जब मैं सेट पे शूटिंग के लिए रही तो मेरी शायरा ने वहां पे मेरी हया को बचाए रखा। इतना मेरे अच्छा, हया काम है कि मैं क्या वहां बात है, जाकर भी जो क्या जिन बुराइयों की तरफ जा सकते थे, जो आप बदजबानी कर सकते थे, उसको मेरी शायरा ने बचा के रखा। जी। बहुत अच्छी बात है, कितनी हम्म। बढ़िया बात तुमने कही। थैंक और यू। मंच पर भी हम लोग थोड़ी अदाकारी तो करते रहते हैं, और वो करते हैं इसीलिए हाँ पब्लिक हम हाँ, और लेकिन वो लिमिट में। है ना। नहीं, वो तो जो भी, देखिए दीदी, आपको अगर आप अगर पब्लिक के सामने आ रहे हैं तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हाँ, बहुत ज्यादा बहुत लाउड और ओवर एक्टिंग कर रहे हैं और बहुत ज्यादा कर रहे हैं। और सिर्फ अदाकार नहीं चलता ना वहाँ पे, आपकी शायरी सच भी चलती है। लेकिन ये सच्ची कि आपको बात है। थोड़ा बहुत परफॉर्मर होना पड़ता है, तो वो मुझे मदद मिली उसकी। वहाँ पे जो वेरिएशंस हैं, ये सब सब है, जो ऑडियंस को हैंडल करना, टैकल करना, वो सब मुझे उससे बहुत मदद साबित हुई, बहुत अच्छा मददगार है, साबित हुई। बहुत अच्छी बात जी। है। और लता, मैंने तो तुम्हारे गीतों में, गजलों में लोगों को झूमते हुए देखा है, वंस मोर इतनी बार देखा है, और तुमने जैसी प्रस्तुति की वैसा शायद ही कोई अदाकारा ऐसी करती हो। तो मंच पर जो तुम्हारा ग्लैमर होता है ना, वो लोगों को बांधे रहता है। तो एक एक रचना मुझे याद आती है जो इतनी बढ़िया थी, शायद काफी समय पहले तुमने लिखी थी, लेकिन पूरे समाज को जी। तुमने आईना दिखाया, और क्या क्या हमारे समाज में हम्म। बुराई है वो सारी चीजें उसमें आई। मैं चाहती हूँ वो रचना आज तुम सुना सको, बुलबुल, और तुम्हें याद होगी जरूर, ये अच्छा। मेरा विश्वास है। हाँ हाँ तो हाँ। वो रचना हम्म। सुना दो तो बहुत अच्छा लगेगा। जरूर दीदी। और मैं तो ये कहना चाहूंगी कि ये सब नेचुरल हुआ, मतलब जो भी स्टेज पे जो भी हुआ, आपने जितना कुछ भी किया, ये सब बहुत कुछ जो एक सुप्रीम पावर जिसको बोलते हैं, उसकी मदद रही है। और दूसरे इसमें दर्शकों का भी बहुत ज्यादा हाथ रहा है, क्योंकि मुझे उर्दू मंचों में और दर्शकों ने, आपने देखा होगा, प्यार भी बहुत दिया है दीदी। और सब चीजें नेचुरल होती रही, ऑटोमेटिकली सब, आपको कुछ बनावटी करना ही नहीं पड़ा। दूसरी बात ये कि ये सब चीजें तब होती हैं जब आप दिल से बात करते हो। और मैंने हमेशा कहा है कि मैं दिल की शायरा हूँ, मैं कभी बंदी बंधाई उससे नहीं करती। मेरा जब दिल चाहता है और जो दिल की बात होती है वही करती हूँ। और बात सच्ची हो तो फिर दिल में उतर जाती है, और झूठी हो तो फिर दिल से उतर जाती है। तो क्योंकि सच्ची बात लगी, लोगों की बात लगी, इसलिए लोग कनेक्ट हुए आपसे। और लोग, जो आपने कहा कि वो उसमें उतना इन्वॉल्व होते हैं जब मैं मंचों पे जाती हूँ, क्योंकि यहाँ से बात निकलती है और वहां तक पहुंचती है। ठीक है। तो बहरहाल आपकी बात का जवाब देने के बाद, मैंने ये दीदी नज्म तब कही थी बहुत पहले, जब मुंबई में दंगे हुए थे, मंदिर मस्जिद का झगड़ा शुरू हुआ था। और हमेशा मैं ये कहती आती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि इसमें से कोई बंद तो मैं काटूं। मंदिर मस्जिद का मसला हालांकि जो भी है वो सॉल्व हो चुका है, लेकिन हमारे जहनों में आज भी मंदिर मस्जिद बसे हुए हैं। ठीक है, सिर्फ सही किसी बात जगह है, पे सही मंदिर बात बनने से या मस्जिद उखड़ने से नहीं होता, तो हमें उसको दूर करना पड़ेगा। इसलिए मैं वो बंद भी सुनाऊंगी आपको। तो मैं है। गीत जरूर। सुना रही हूँ, उसमें मैंने ये बताने की कोशिश की कि एक बुलबुल उड़ के आ जाती है जंगल से, बेचारी शहरों में आती है, क्योंकि जो मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं यहाँ पे आपके जरिए, उनको बताना चाहूंगी कि मैंने एक बुलबुल के जरिए तमाम समस्याओं का वर्णन करने की कोशिश की है, कि वो शहर में आती है और यहाँ की समस्याओं को देखती है तो कैसे उनको वर्णित करती है, वो मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। जरूर। चुप धीरे धीरे बोल, बुलबुल गीत सुनाने आई। धीरे धीरे बोल, बुलबुल गीत सुनाने आई। गीत सुनाने आई, गीत सुनाने आई। गीत सुनाने आई, गीत सुनाने आई। कुछ गीत प्यार के, कुछ बहार के, कुछ सिंगार के लाई। चुप धीरे धीरे बोल, बुलबुल गीत सुनाने आई। और मैं हमेशा मेरे दर्शकों को बोलती हूँ कि ये जो पहला बंद है, ये मैं हल्का फुल्का सुना रही हूँ, उसके बाद मैं गंभीर समस्याओं की तरफ आऊंगी, क्योंकि पहले बकरे को खिला पिला के मोटा किया जाता है, फिर हलाल किया जाता है। अरे तो सुनिए, पहले हल्का फुल्का बंदा आप तक पहुंचा रही हूँ। एक रोज गई जब गुलशन
जाने कैसी थी उलझन, उखड़ा उखड़ा सा था मन, भीगा था मेरा दामन, तब राज ये गुल ने खोला, हर पत्ता पत्ता बोला, तितली का मन भी डोला, भंवरा सर चढ़कर बोला, कुछ मन की आंखें खोल, पगली प्रेम कली मुस्काई, चुप धीरे धीरे बोल, बुलबुल गीत सुनाने आई, एक रोज में पूजा करने, भक्ति की गागर भरने, मंदिर जो लगी उतरने, वहां देखे खून के झरने, मंदिर मस्जिद का पंगा, मजहब को कर गया नंगा, हैरान खड़ी थी गंगा, और पल में हो गया दंगा, वाह फिर राम वाह, नाम सत बोल, मैं वापस जंगल को आई, बहुत फिर अच्छे। राम नाम सत बोल, मैं वापस जंगल को आई, चुप धीरे धीरे बोल, बुलबुल गीत सुनाने आई। वक्त नहीं है इसलिए मैं थोड़ी फास्ट ट्रेन चला रही हूँ, मुंबई में वैसे भी जरूरत है फास्ट ट्रेन चलाने की। सुनिएगा। एक रोज गई जब थाने, जुल्मों की रपट खाने, कोई माने या ना माने, मैं जानू या रब जाने, इल्जाम लगा कर झूठा, वर्दी वालों ने कूटा, फिर जिसने चाहा लूटा, विश्वास का भांडा फूटा, कुछ वाह बोल वाह जबाना खोल, जा कुआं उस जा खाई, कुछ वाह वाह, बोल जबाना खोल, इस जा कुआं उस जा खाई, चुप धीरे धीरे बोल, बुलबुल गीत सुनाने आई। और मैं सुनने वालों को बता दूं कि कशकोल भिक्षा पात्र को बोलते हैं। अब सुनिएगा। एक रोज मैं दफ्तर दफ्तर भटकी डिग्री को लेकर, जूते फाड़े दर्जन भर, नहीं मिली नौकरी क्यों कर, यहाँ काबिल सोग मनाए, ना अहल नौकरी पाए, अब हंसा दाना खाए, कौए मोती चुग जाए, फिर लिए हाथ कशकोल, बोलो जय जय रिश्वत वाह वाह माई, फिर वाह लिए हाथ कशकोल, बोलो जय जय रिश्वत माई, चुप वाह, धीरे धीरे बोल, बुलबुल गीत सुनाने आई, एक रोज कचहरी आई, पेशी की थी सुनवाई, पर आके बड़ी पछताई, मैं फंस गई राम दुहाई, इंसाफ वही पाता है, कुर्सी जिनकी माता है, चलता जिनका खाता है, या गुंडा बन जाता है, सब वाह गोलमाल है गोल, जब कातिल हो मुंसिफ वाह, भाई, सब गोलमाल है गोल, जब कातिल हो मुंसिफ भाई, चुप धीरे धीरे बोल, बुलबुल गीत सुनाने आई। और देखिए दीदी, मैं चाहे यहाँ पे लाइव सुना रही हूँ, लेकिन मैं सुनाने की कोशिश वैसे ही कर रही हूँ जैसे हम मंच पे सुनाते। तो अब जो ये बंद है, ये मैं इल्तिजा करती हूँ आज की युवा पीढ़ी से कि ये जो दहेज को लेके जो मैंने एक बंद किया है, अगर वो सुने तो इसको अपने जीवन में उतारने और कम से कम दहेज ना ले। तो सुनिए। एक रोज मेरे घर वाले बिन देखे और बिन भाले ले आए लड़के वाले, कुछ अकड़े कुछ नखराले, लड़का हो काना काला, लड़की पर चाहे आला, मांगे रुपयों की माला, उफ क्या गड़बड़ घोटाला, यहाँ रिश्तों का भी मोल, इस वाह, बाजार में है महंगाई, यहाँ महंगाई, रिश्तों का भी मोल, इस बाजार में है महंगाई, चुप धीरे धीरे बोल, बुलबुल गीत सुनाने आई, एक रोज मैं नेता बनने, हाँ चली अच्छा, इलेक्शन लड़ने, हर जुल्म सितम सुनिए। एक रोज मैं नेता बनने, हाँ चली इलेक्शन लड़ने, हर जुल्म सितम से अड़ने, जनता की सेवा करने, पर करने, मुझ में कमी थी थोड़ी, कोई पैसा पास न कौड़ी, कोई खून किया नहीं चोरी, भाई टिकट नहीं था सॉरी, है वाह, नेताओं का कौल, कुर्सी अपनी कौम पर बहुत आई, अच्छे, है नेताओं का कौल, कुर्सी अपनी कौम पर आई, चुप धीरे धीरे बोल, बुलबुल गीत सुनाने आई। और आखिरी बंद, और यही पैगाम है, यही मैं खास तौर से कहना चाहती हूँ। हाँ क्या और तुम्हें बतलाऊं, और आज के दौर में ज्यादा जरूरत है,
क्या हाँ। और तुम्हें बतलाऊं, बेहतर है अब उड़ जाऊं, पैगाम यही दे जाऊं और चीख चीख कर गाऊं। हम गीत प्रेम के गाएं, हर मजहब को अपनाएं, जुल्मों से मिल टकराएं, इंसान नेक बन जाएं। ये वाह वाह जीवन वाह। है अनमोल, क्या हिंदू क्या सिख ईसाई, ये जीवन है अनमोल, क्या हिंदू क्या सिख सिख ईसाई, चुप ईसाई। धीरे धीरे बोल, बुलबुल गीत सुनाने आई। इतना अच्छा, मैंने कितनी बार ये गीत सुना और हर बार मुझे इतना अच्छा लगता है, क्योंकि सारी समस्याओं को तुमने एक गीत में लपेट लिया। और भगवान ना करे अरे अब ये धन्यवाद गीत और आगे बढ़े और भी बहुत सारी समस्याएं इसमें जुड़ जाए, जी। बस हम इंसान नेक बन जाएंगे। बहुत अच्छी बात और बहुत बढ़िया लाइन है, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसी की हस्ती जिंदा है, वरना ऐसा लगता है आदमी जबरदस्ती जिंदा है। और अच्छा, मैं बहुत जब अच्छा। यहाँ आ रही थी लता, तो एक महिला को मैंने देखा, तो मैंने जस्ट ऐसे ही पूछ लिया, बहन जी क्या करती, बोले मैं तो ऑफिस में काम करती हूँ। फिर वो मुझसे पूछी आप क्या करती हैं, तो मैंने कहा मैं तो कवियत्री हूँ। फिर बोलती मैं बहरी हूँ, सुनती नहीं हूँ। ये अपने अच्छा। साथ ऐसे ऐसे वाक्य हो जाते हैं। तो ये खट्टे मीठे अनुभव तो होते ही हैं, लेकिन लता, मंचों की गरिमा और माहौल जिसमें हम जीते हैं, जी रोज जाते हैं, जी जिसमें हम रहते जी। हैं, उसके बारे में तुम्हारे क्या ख्यालात हैं? देखिए दीदी, एक बार बताऊं, कभी कभी क्या होता है कि बाहर से तस्वीर साफ है पर भीतर से मैली है। ठीक है, कभी कभी आपको तस्वीर बहुत अच्छी दिखती है, लेकिन जब आप उसके पीछे देखते हैं तो पता लगता है दुनिया भर के जाले लग रहे हैं, धूल चढ़ी हुई है। तो हमारे मंचों की तस्वीर जो है साफ सुथरी है। मैं ये कहना चाहूंगी कि हालांकि और दूसरे फील्ड्स के मुकाबले आज भी वहां पे अगर देखा जाए ऊपरी तौर पे तो जबान, पहनावा, तमीज, तहजीब, शायरी जिंदा है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि कोई खामी नहीं है, कोई बुराई नहीं है, तो ये भी गलत होगा। जो दूसरे क्षेत्रों में बुराइयां होती हैं वो तमाम बुराइयां इस मंच पे भी मौजूद हैं। जो नजरिया औरतों को लेके आदमियों का रहा है, मर्दों का समाज में रहा है, वो नजरिया मंचों पर भी मौजूद है। जो लोग अशार में औरत को इतना ऊंचा दर्जा देते हैं और इतने अच्छे अच्छे शेर सुनाते हैं, उनकी जहनियत कितनी खराब होती है इसका पता तब आपको चलता है जब आपका उनसे व्यक्तिगत तौर पर राब्ता पड़ता है। और मंचों के पीछे जाकर अगर आप सुनने की कोशिश करें तो वो जिस जबान का इस्तेमाल करते हैं और कवित्रियों और शायरात के बारे में जैसा बोलते हैं, वो सुन हाँ के मुझे कभी कभी हैरत होती है कि इनको शायर किसने बना दिया। ठीक है, ये है कि हाँ, दूसरे फील्ड्स में ये है कि जैसे मीडिया लाइन में दीदी है कि अब बात लाइमलाइट में कोई चीज आ जाती है ओपन हो जाता और भी है। दूसरे क्षेत्र में, हाँ, ओपन हो जाती है। दूसरे क्षेत्रों में भी है, दबे छिपे लोग बोल देते हैं। हमारे मंचों पे ये है कि लोगों को लगता है कि अरे बड़ा अदबी मंच है, मतलब ये तो सब साफ सुथरा होगा। नहीं है दीदी। और एक एक शायरा को और कवित्री को मंच पर अपनी जगह बनाने के लिए जिस कश्मकश और जद्दोजहद का सामना करना पड़ता है, इनको झेलना पड़ता है, वो मैंने बहुत झेला है। ठीक है, तो हमारा मंच इतना साफ सुथरा नहीं है और जहनियत इनकी इतनी साफ सुथरी नहीं है। जितना खूबसूरत एक क्षेत्र है अदब, जितना साफ सुथरा शब्द है, भाषा जो अपने आप में इतनी पाक चीज होती है, उसको कई लोग बहुत नापाक बना देते हैं। अच्छा, अरे नहीं, जी सही दीदी। बात है, लेकिन तुम तो हमेशा से निर्भीक, बेबाक, एकदम अपनी बात को मजबूती से रखने वाली शायरा और कवियत्री रही हो, तो मंच तो इसीलिए हमेशा। नागवार गुजरा है दीदी, इसीलिए इनको हाँ मैं बहुत खराब लगी हूँ, इनको नागवार गुजरा है। पहली बात तो ये कि उर्दू मंचों पे ये लगा कि हिंदी की कैसे शायरा आ गई, हिंदी की कोई कैसे हाँ। आ गई उर्दू मंचों पे, वो जहनियत। हिंदी मंचों को नागवार गुजरा कि ये उर्दू की क्यों ज्यादा वो नुमाइंदगी करती है। भाषा का कोई जात पात नहीं होता, अदब का कोई मजहब नहीं होता। भाषाएं हमारी हिंदुस्तान की भाषाएं हैं, हम हमारी सारी भाषाओं से प्यार कर सकते हैं, हम सारे हिंदुस्तानियों से प्यार कर सकते हैं। तो वो उसमें जो कोल्ड वॉर चली और शुरू शुरू में नर्वस करने की कोशिश भी की गई, लेग पुलिंग भी बहुत हुई, बहुत सी अच्छा। टिप्पणियां मुझ पे की गई, लेकिन मुझे दर्शकों का बहुत जो है प्यार मिला। और अगर मैं ये कहूँ दीदी कि मुझे हिंदी मंचों से ज्यादा मुशायरों के सामान्य ने और दर्शकों ने, लोगों ने व्यक्तिगत तौर पे मेरी हौसला अफजाई बहुत ज्यादा की है, तो मैं उसमें कोई गलत नहीं कहूंगी। क्योंकि मुझे मालूम है कि जब मैंने शुरुआत ही की थी, मेरा आगाज जब था, उस वक्त
मेरे पास एक यंगस्टर्स का ग्रुप आया पूरा लोगों का, और उन्होंने आके मुझसे बोला कि आप हिम्मत मत हारिएगा और मुशायरे मत छोड़िएगा। वो मेरे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं थे दीदी। आपको अच्छा। बैठे हुए जो लोग आपकी खिंचाई करते हैं, जो जितने बड़े बड़े जो शायर बनते हैं, जो अपने आप को आज उस्ताद की श्रेणी में आते हैं, मैं उनसे कहती हूँ कि आप कितना मार्गदर्शन करते हैं, आप कितना सिखाते हैं। तो आप सिखाते तो है नहीं, मार्गदर्शन तो कुछ करते नहीं, आप लेके उन्हीं को आते हैं। मैं तो बहुत कड़वी बात बोलती हूँ, क्योंकि मुझे कोई डर नहीं है, रोजी रोटी देने वाला वो है, और दूसरा लोगों की मोहब्बत होती है। आप लेके उनको आते हैं जो अच्छा गाती हैं, या जो आपके साथ पिछलग्गू बन के चलती हैं, या जो भी उनको जो कुछ चाहिए, जो भी छिचोरापन जो चाहिए, आपसे जो मंचों पे जबानबाजी करती हैं, आप उनको लेके आते हैं, तो आप कैसे बर्दाश्त करेंगे? तो उनको ये चीज बड़ी नागवार गुजरी थी। और मैंने मेरी किताब में भी बात लिखी है कि आज भी अदब के मंच पे एक मर्द ये बर्दाश्त कर सकता है कि एक औरत मिस यूनिवर्स हो सकती है, अच्छी डांसर हो सकती है, अच्छी सिंगर हो सकती है, चांद पे जा सकती है, पुलिस में हो सकती है, लेकिन अच्छी शायर और शायरा कैसे हो सकती है? अच्छी शायरा नहीं हो सकती, अच्छी कवित्री नहीं हो सकती, क्योंकि इस पे तो हमारी हुकूमत है, हम ही अच्छा कहते हैं। ठीक है, तो अच्छा। जब हाँ उनकी हाँ। उसको तोड़ने की कोशिश की, हाँ मैंने, और बगैर इस्लाह के मैंने कबूल किया कि अगर मैं गलत कहती हूँ तो गलत कहती हूँ, लेकिन किसी से कहलवा के नहीं लाती, खामी होगी, लेकिन कोई ये दावा नहीं कर सकता कि मैं कह के देता हूँ। और जब उन बंदिशों को तोड़ा तो आपको झेलना पड़ा। आज तक झेलती हूँ, आज तक। लेकिन ये कि अब थोड़ा सा एक ये कि लोगों का साथ जो मिला है, तो थोड़े से खौफजदा भी हैं, मुझे कहने में कोई भी एतराज नहीं है, तो वो खौफजदा रहते हैं, लेकिन उनका बस चलता तो मुझे कब का मंच से उतार के बाहर फेंक देते। दीदी आप जो बोल रहे ना, तुम तब से चली आ रही हो, इसमें लोगों की बहुत है, इसलिए मैं अपने सुनने वालों की, सामीन की बहुत इज्जत करती हूँ, अपने फैंस की दीदी। जी। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तुम्हारी एक हया चैरिटेबल ट्रस्ट है जिससे तुम बहुत सारे मतलब दया की भावना से बहुतों की सहायता करती हो। तुम्हारी भाषा एकेडमी है, बहुत सारी तुम्हारी अपनी 4-5 पुस्तकें प्रकाशित हो गई जिनका विमोचन अमेरिका में हुआ। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तुम्हारी अपनी शॉर्ट फिल्म भी बनी। समय की सीमा को देखते हुए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुमको और सुनो और सुनाऊं लोगों को, तो थोड़े में बता दीजिए कि ये क्या जी क्या है, कहाँ कहाँ आप पहुंच जाती हैं। दीदी, मैं पता नहीं, ये तो बचपन से ही रहा है, मालूम नहीं, जब से मैंने होश संभाला, मैंने बोला है कि जैसे उर्दू से प्यार रहा है, ऐसे कुछ जज्बा रहा है। हमारे घर अगर कुछ कोई अगर मांगने आता था, हमारी मम्मी ऑफिस में काम करती थी, मेरी मम्मी उस वक्त सीएम की जो है पी स्टेनो हुआ करती थी, वो जॉब पे जाती थी, तो पता लग रहा है किसी को उठा के कोट दे दिया, किसी को पैसे दे दिया, और मम्मी आके डांटती थी कि मैं घर लुटाने के लिए तुम लोगों को छोड़ के नहीं आती हूँ। ठीक है, तो एक जज्बा शुरू से रहा है। दूसरा, अगर मैं ये कहूँ कि मुझे अदब ने एक अच्छा इंसान भी बनाया दीदी। और हाँ। वो जो है लोगों के लिए, हम जब लोगों के दर्द को महसूस करते हैं तो ही कहते हैं, तो लोगों की मदद करना अच्छा लगता है। यही सोच के मैंने खोला था ट्रस्ट की, मुझे थोड़ी मदद मिलेगी, मिली भी, लेकिन मैं ये कहूँ कि मुझे बहुत ज्यादा मदद नहीं मिली, बड़े लोगों की नहीं मिली, लेकिन सामाइन ने अगर जब मैंने अपील की तो उन्होंने मदद की। और जैसे किसी की दवाई चाहिए, या किसी को फीस जमा करानी है, किसी को किताबें चाहिए, तो वो मैं कोशिश करती हूँ अपील करके देने की। ये अलग बात है कि बेशक मेरा कंट्रीब्यूशन जो होता है वो 75% होता है, 25% होता है, लेकिन फिर भी 25 की मदद भी कोई कम नहीं होती। लेकिन फिलहाल पीएमसी बैंक बंद हो चुका है, उसमें मेरा ट्रस्ट का अकाउंट था, तो अच्छा। मेरा काफी नुकसान हुआ है। तो हाँ। फिलहाल मेरा ऑफिशियली अगर देखा जाए तो ये बंद है, लेकिन जाती तौर पे मुझसे जितना होता है मैं कोशिश करती हूँ दीदी। और प्रोग्राम्स जब चलते हैं तो प्रोग्राम में से मैं सोचती हूँ कि अगर हमें इतना मिला है तो हम समझे, अगर 10 रुपए हैं तो हम समझते हैं कि 2 रुपए हमको कम मिले हैं, तो हम अपने प्रोग्राम में से अगर वो 2% भी निकाल दें तो किसी की बहुत ज्यादा मदद हो जाएगी। कितनी अच्छी भावना बस। है तुम्हारी। और कि समय बचेगा तो हम और चर्चा करेंगे इस बात पर। लेकिन एक, तुम क्योंकि हर रस में लिखती हो, हर रस में, तो एक रोमांटिक गीत सुना दो तुम। हाँ, वो भी बहुत अच्छा लगेगा। मुझसे एक्चुअली मैं वैसे रोमांटिक कम ही कहती हूँ, और मुझसे मंचों पे शिकायत भी की जाती है। शुरू में जब आए तो मुझे उस वक्त मलिकजादा साहब और अनवर साहब सब बोलते थे कि ये बदले बदले तेवर बर्दाश्त के काबिल तो नहीं है, एज के साथ जो है वो मैच नहीं करते हैं, तो लेकिन बर्दाश्त करना पड़ रहा है। तो लेकिन फिर भी एक
मैं समझ रही हूँ आपका इशारा किस नज्म की तरफ है। मैं वो नज्म आपको सुनाती जरूर हूँ, जरूर सुनिएगा। जरूर, अच्छा लगेगा। और नहीं, और दीदी इंसान है तो इंसान में हर तरह के जज्बात होते हैं। अगर हम बोले कि बिल्कुल। हमारे में मोहब्बत का जज्बा नहीं तो वो भी झूठ है। अगर हम ये कहें कि हमने मोहब्बत की ही नहीं तो भी झूठ है। हर इंसान अपनी जिंदगी में मोहब्बत करता है। हर एक का एक माजी होता है, हर एक का एक वर्तमान होता है, हर एक का एक फ्यूचर होता है। तो मोहब्बत तो ऐसा जज्बा है जो जिससे जानवर ही जब महरूम नहीं, जानवर तक आपसे करता तो इंसान तो प्यार करेगा ही। तो एक रोमांटिक नज्म आप तक पहुंचा रही हूँ, सुनिएगा। एक पल के लिए ही चले आओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए। यही चाहती थी ना आप? ओके। समझ गए। एक पल के अपने माजी में जाना चाहती है मेरे जरिए। ओके, ठीक है। एक पल के लिए ही चले आओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए। हाय इतना भी अब हमको तड़पाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए। एक पल के लिए ही चले आओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए। वो भी क्या दिन थे जब रोज मिलते थे हम, और घंटे भी हमको तो लगते थे कम। बात करते हुए भी न थकते थे हम, भूल जाते थे दुनिया के सारे ही गम। अपने माजी को फिर से बुला लाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए। अपने माजी को फिर से बुला लाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए। देखते थे मुझे जब लगा टक टकी, आंख पल भर को तेरी झपकती न थी। आंख भर आया करती थी बिन बात ही, और मेरी चश्म भी भीग जाती ही थी। आओ फिर से मुझे यूं रुला जाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए। आओ फिर से मुझे यूं रुला जाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए। आज इस काम से कल किसी काम से, तुम बहाने से मिलने को आते ही थे। जानती थी कहूंगी तो ना जाओगे, अब बुलाना भी चाहूं तो ना आओगे। इत्तफाकन इधर से गुजर जाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए। लता, इत्तफाकन हाँ, इधर से। अब एक बात बोलती हूँ। देखो, तुमने अपनी माँ को खोया। जो बेटी अपनी माँ को खो देती है उसकी पीड़ा कितनी बड़ी होती। बहुत कवियों ने बहुत कुछ लिखा, लेकिन तुम्हारे कहने का अंदाज इतना अद्भुत है, ऐसा लगता है जैसे हर घर में ये घटना घट रही। और एक बेटी की जो मासूम सोच होती है उसको तुमने कैसे कलम में उतार दिया। मैं चाहती हूँ वो एकदम सुने हम, और उसके बिना हमारा प्रोग्राम अधूरा है। तो माँ की रचना आप जरूर। बिल्कुल, उस मैं जरूर सुनाऊंगी दीदी, क्योंकि उसको सुनाने के बाद ना फिर मैं दूसरी रचना सुना नहीं पाती। और जी इसके 2-3 बंद सुना के इजाजत, और फिर मैं माँ की वो जी शुरू जी। करती हूँ। और इसका जो अब जो बंद मैं अब आपको खास तौर से भी सुनाने जा रही हूँ, वो एक औरतपन की एक जो नुमाइंदगी करता है, निस्वानी जो जज्बात होते हैं उसके प्रतिनिधित्व करता है। सुनिएगा।
वो तेरी शर्ट का एक टूटा बटन मैंने अब तक छुपा कर रखा है सजन। वो तेरी शर्ट का एक टूटा बटन मैंने अब तक छुपा कर रखा है सजन। बारहा फेंक देती हूँ करके जतन फिर उलझता है मुझसे ही मेरा ये मन। आओ अपनी अमानत ही ले जाओ ना मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए। वाह आओ अपनी वाह अमानत ही ले जाओ ना मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए। लंबी नज्म है लेकिन वक्त नहीं है, आखिरी उस पे लाती हूँ। और हाँ देखिए जो हाँ मैंने बात कही है कोई कहेगा नहीं इस बात को, मैं कह रही हूँ, सुनेगा। हाँ हाँ शक्ल भी एक दूजे की भूले हैं हम, कैसी लगती थी मैं कैसे लगते थे तुम। मैं भी अब उतनी शायद हसीना रही, तुम भी उतने जवाब न होंगे सनम। बस सलामत हो इतना बता जाओ ना मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए। बस सलामत हो इतना बता जाओ ना मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए। बस कर और आपने माँ की नज्म की बात कही है दीदी, जब मेरी माँ का इंतकाल हो, उनकी डेथ हुई, उसके 5वें दिन ही मेरे से ये नज्म हुई। और होता क्या है कि हम लोग जीते जी किसी चीज को महसूस नहीं करते, जब चले जाते हैं ना माँ बाप, उसके बाद उनकी याद आती है और फिर कभी कभी बहुत अफसोस होता है, शर्मिंदगी होती है। तो मैंने कुछ कहने की कोशिश की, जब तक माँ बाप जिंदा रहते हैं हम बच्चे बने रहते हैं, लेकिन अचानक एहसास होता है कि आप बुजुर्ग हो गए, आप बड़े हो गए। तो और हम उनके जाने के बाद कभी कभी कुछ बातों पे शर्मिंदगी भी महसूस होती है, पछतावा भी होता है, और जी चाहता है कि काश वो वापस आ जाए तो हम वो सब ना करें जो हमको नहीं करना चाहिए था, वो सब करें जो हमको करना चाहिए था। तो एक नज्म हुई है दीदी, पहुंच सुना रही हूँ अपने सुनने वालों को। वो जिद वो शरारत वो अकड़पन चला गया। वो जिद वो शरारत वो अकड़पन चला गया। माँ जब चली गई मेरा बचपन चला गया। माँ जब चली गई मेरा बचपन चला गया। वो लाड वो दुलार वो थप्पड़ वो झिड़कियां, वो लाड वो दुलार वो थप्पड़ वो झिड़कियां, मैं जिस से माला माल थी वो धन चला गया। माँ जब चली गई मेरा बचपन चला गया। रिश्तों के आसमान से बादल भी छट गए। रिश्तों के आसमान से बादल भी छट गए। तपती जमीन रह गई सावन चला गया। माँ जब चली गई मेरा बचपन चला गया।
और ये भी हकीकत है दीदी, माँ बहुत बड़ा सूत्र होती है, सूत्रधार होती है जोड़ने का भाई बहनों को, रिश्तों को। तो सुनेगा, बुलबुल इधर खड़ी है, उधर गुल बिखर गए, बुलबुल इधर खड़ी है, उधर गुल बिखर गए, रहते थे जिस में साथ वो गुलशन चला गया। माँ जब, दीदी मेरे से, मुझे भी इस नज्म को सुनाते बहुत तकलीफ होती है। माँ जब चली गई मेरा बचपन चला गया। और ये जो दो बंद अब सुना रही हूँ, सुनाना बड़ा भारी पड़ता है, मुश्किल होता है, फिर भी सुनाने की कोशिश कर रही हूँ। इतना बड़ा जहान है, घर भी है छत भी है, इतना बड़ा जहान है, घर भी है छत भी है, मैं जिस में खेलती थी वो आंगन चला गया, मैं जिस में खेलती थी वो आंगन चला गया, सब कुछ वहीं का है वहीं, बस माँ नहीं कहीं, सब कुछ वहीं का है वहीं, बस माँ नहीं कहीं, यादों के सांप रह गए, चंदन चला गया, यादों के सांप रह गए, चंदन चला गया, यूं तो कई हैं आईने सजने के वास्ते, यूं तो कई हैं आईने सजने के वास्ते, मैं जिस में देखती थी वो दर्पण चला गया, माँ जब चली गई मेरा बचपन चला गया। दीदी मुझे बहुत मुश्किल होती है। इतनी बढ़िया रचना है कि माँ को याद करके सचमुच में ये सुनकर आंसू आ जाते हैं। अब तो मैं खुद माँ नहीं लौट के आती दीदी, माँ नहीं लौट के आती, दुनिया का सब रिश्ता आता, माँ कभी दोबारा नहीं मिलती। जी बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा आज तुमको सुनकर, और कितनी यादों को तुमने उधेड़ दिया और कितनी बातें हमेशा मंच पे आपने मुझे रुलाया है, खुद भी रोए और ऑडियंस को भी रुलाया है। जी लता, मेरा यही कहना मेरे सुनने वालों से कि अपने माँ बाप की इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें बस। लता, तुम्हारी कितनी पुस्तकें आई हैं, कितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई? दीदी मेरी 3 आ गई। हया जो मेरी हिंदी और उर्दू में थी, दूसरी लता से हया तक, और तीसरी मॉडर्न अबला, लता से हया तक सिर्फ उर्दू में थी, और मॉडर्न अबला जो है वो हिंदी में है सिर्फ। चौथी एक हिनोर्दू थी जो जिसके बहुत ही कम संस्करण अभी निकले थे, वो मेरा जो शिकागो में जिसका हुआ था इजरा विमोचन, वो मुझे अभी यहाँ पे, और उसके अभी कुछ मुझे कॉपीज निकाल के यहाँ पे लेके आनी 4। बहुत अच्छा जी। और तुमने शॉर्ट फिल्म भी बनाई है, बहुत से राज्यों में दिखाई जा रही है और बहुत सराही जा रही है, तो क्या नाम है उसका? संक्षेप में बताओ कि क्या चीज है वो। दीदी जमिस्तान नाम है उसका। जमिस्तान बहुत जो बहुत ठंडा एक प्रदेश होता है उसको बोलते हैं। और मैंने ऐसा महसूस किया, मतलब फिल्म बनाना कोई मेरा पर्पस नहीं था, हालांकि मैं इस लाइन से जुड़ी हुई हूँ और पहले भी मैंने
जयपुर में थी तो मैंने जेल पे बच्चों पे बनाई थी। मुझे ये लगा कि कुछ ऐसी समस्याएं जिन पे समाज की नजर नहीं जा रही है, तो हमको उसको नोटिस में लाना चाहिए, उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, जिसमें कानून भी नहीं बने हैं। तो वो मैंने वो हर संप्रदाय में वो बुराइयां मौजूद है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, या और भी कुछ आदिवासी जातियां हो, जो भी हो। तो इसलिए मैंने एक समस्या को उठाया था और उस पर एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी। वो फेस्टिवल्स में सेलेक्ट भी हुई उसको। और अभी तो फिर अभी लॉकडाउन की वजह से सब कुछ रुक गया है बहुत। तो ये इसलिए मैंने सोचा था कि मैं कुछ दर्शकों तक कुछ समस्याओं को लाना चाहती हूँ, पहुंचाना चाहती हूँ। यही मकसद था मेरा और यही है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तुम्हें तो पूरी रात सुन सकते हैं, इतना खजाना है तुम्हारे पास, इतना कहने के लिए है, लेकिन समय की भी मर्यादा होती लता। लेकिन आज तुम्हारी अच्छी रचनाएं सुनाई, मन गदगद हो गया। पता नहीं खुशी है या गम है, दुख है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत अच्छा लगा और मुझे उम्मीद है हमारे दर्शकों को अच्छा लगेगा और वे जरूर सुनेंगे। मैं भी एक बात कहना चाहूंगी दीदी, मैं एक बात कहना चाहूंगी, ये आपके साथ मेरा पहला वो है, मतलब लॉकडाउन में लोग जी बहुत जी बोलते रहते हैं कि भाई आप ऑनलाइन आ जाओ, एफबी पे आ जाओ, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे आप मुझे जानती हैं, हमने बहुत सारे मंच साझा किए हैं साथ में। जी जी मुझे मालूम था कि आप एक औरत भी हैं, आपने उन सब चीजों को फेस भी किया है जो मैंने किया है। जी तो जी मुझे लग रहा था कि आप मुझसे सार्थक चीज पूछेंगी, निकलवाएंगी, दर्शकों तक पहुंचाएंगी, वो एक केमिस्ट्री, एक कनेक्शन जो होता है। तो वो मुझे अच्छा लगा, आपने जिस तरीके से बात की, जैसे दर्शकों तक पहुंचाया है। मैं गजल थैंक तो यू। कहूंगी, मगर शर्त है सुनने वाला कोई आपसा चाहिए। जी, तो अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा लता, बहुत सारी शुभकामनाएं, खूब और आगे बढ़ो, खूब तुम्हारा नाम हो और हम लोग फिर मंच पर एक साथ में साझा करें, ये लॉकडाउन खत्म हो। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ तुम्हारी। नमस्कार। और दर्शकों से कहती हूँ, आपको अच्छा लगेगा तो ये जो एपिसोड है इसे आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, हमें अच्छा लगेगा। तो लता बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।